नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में महंगा हुआ कार खरीदना। बजट में सीएनजी एलएनजी कार पर 1%, जबकि 30 लाख से महंगी ईवी पर 6% टैक्स का ऐलान। पालघर में बनेगा मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मामला उठाया। सरकार ने चालू कारोबारी साल में 51,462 करोड़ अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मांगी। मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। रिटेल निवेशकों से दीपम सचिव अवरुणेश चावला की अपील। अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें सरकारी कंपनियां। बाजार गिरने के बावजूद मिलेगा 10% ज्यादा डिविडेंड। बोले आईडीबीआई बैंक विनिवेश प्रक्रिया ट्रैक पर, 3-4 महीने में मिलेगी अच्छी खबर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हफ्ते के पहले दिन सुस्त हुआ बाजार। सेंसेक्स निफ्टी में रही गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हावी रही बिकवाली। 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी टीम इंडिया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को दी शिकस्त। देश भर में जश्न का माहौल। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दी जीत की बधाई। संभल में रंग एकादशी पर निकली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा से पहले पूरे रास्ते में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पीएसी बल की तैनाती। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई आवास पर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य बघेल के ठिकाने पर भी छापा। 14 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। ईडी एक्शन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा करने वाले 15 कांग्रेसी विधायक सस्पेंड। और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र बजट की। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री अजीत पवार ने 7,20,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार बजट में कारों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। क्या बड़े ऐलान हुए हैं महाराष्ट्र के बजट में और इस बजट से कैसे बदलेगी मुंबई की सूरत, बता रहे हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के बजट की और इसको दो टुकड़े में तोड़ते हैं। एक जहां थोड़ा कंज्यूमर सेंट्रिक बात करेंगे और दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा बजट रखा है, एक बड़ा खर्च बढ़ाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आम लोगों को प्रभावित करने वाली क्या चीज़ें हुई और कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे। तो जैसा आपने जिक्र किया, सीएनजी और एलएनजी कारों पर टैक्स में 1% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। यानी अब मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर सीएनजी और एलएनजी कारें खरीदना महंगा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक बढ़ोतरी और आई है, वो आई है 30 लाख से ऊपर वाली ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक कार पर, जहां पर 6% का मोटर वाहन टैक्स लगाया है। तो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स या कह लें इलेक्ट्रिक कार्स मोर देन 30 लाख, वहां पर आपको 6% एक्स्ट्रा देना होगा। 40 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ नई औद्योगिक नीति का ऐलान किया है। तो एक बड़ा अमाउंट रखा गया है नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए और इसमें फोकस होगा एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पे, जहां पर 7 जगहों पर ग्रोथ हब बनाए जाएंगे और इससे एक नई संरचना की कोशिश होगी। लाड़की बहना योजना एक फ्लैगशिप योजना महाराष्ट्र सरकार की, उसके लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है और अप्रैल से नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की बात हो रही है। डेट पहले भी आई थी लेकिन अब बजट में इसका ऐलान आ गया है। यानी अगले महीने से हम देखेंगे कि नए एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मुंबई और नवी मुंबई का जो
एयरपोर्ट यानी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच में मेट्रो कनेक्टिविटी बनेगी। मेट्रो से दोनों को ऑलरेडी जोड़ा जा रहा है, लेकिन दो एयरपोर्ट के बीच भी एक मेट्रो कनेक्टिविटी की बात हो रही है ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इधर तीसरा एयरपोर्ट जो कि पालघर में आ रहा है, बदान पोर्ट के पास, 2030 तक उसे शुरू करने की बात है। मुंबई को अपना तीसरा एयरपोर्ट 2030 तक मिल जाएगा। पोर्ट के पास एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन स्टेशन, ये सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र गुजरात से जो बुलेट ट्रेन आ रही है उसका स्टेशन भी वहां पे बनाया जाएगा। नई हेल्थ पॉलिसी का ऐलान किया गया जिसमें खास फोकस सीनियर सिटीजन्स पे होगा और उनके लिए अलग से हेल्थ पॉलिसी लाने की बात भी कही गई है। और इसके अलावा 45 पर्यटन स्थलों पर रोपवे का निर्माण होगा और साथ ही वहां पर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जाने की बात है। तो उन सबको फोकस में रखा गया है इस बजट के अंदर। अब एक बजट पे बड़ा फोकस है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और देखिए 64,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया और खासतौर पे मुंबई पे यहां बड़ा फोकस है। ऑलरेडी ढेर सारा काम मुंबई में चल रहा है जिसमें मेट्रो रेलों का विस्तार, कोस्टल रोड, नए सीलिंग्स, ये सब कुछ है, लेकिन 64,000 करोड़ रुपए मुंबई के इंफ्रा पे खर्च होंगे। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा। ऑलरेडी मुंबई और अन्य जो रीजन है, चाहे आप बात करें नवी मुंबई की या फिर ठाणे की, तीनों जगह मेट्रो कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एडिशनल 40 किलोमीटर, 41.2 किलोमीटर का जो विस्तार है आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ में पुणे और नागपुर की बात करें तो वहां भी 23 किलोमीटर से ज्यादा का एडिशनल नेटवर्क इस दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा। धारावी की रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन फिलहाल इस वित्त वर्ष में 1500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग से फोकस फंड के तौर पे रखे गए हैं। तो काफी सारा फोकस यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। 7000 किलोमीटर का रोड अपग्रेडेशन अक्रॉस द महाराष्ट्र यहां पर किया जाएगा और इसमें खास तौर पे सीमेंटेड रोड्स पे काफी ज्यादा फोकस होने वाला है। साथ ही अर्बन वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के लिए 82 करोड़ रुपए यानी सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस रखा गया है इस बजट के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पुश, सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि यहां रखी गई है महाराष्ट्र के इस बजट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और संसद में जो बजट सत्र चल रहा है उसका दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है और हंगामेदार शुरुआत हुई है। इस दौरान विपक्ष ने हिंदी थोपने, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच सरकार ने चालू कारोबारी साल के लिए 51,462 करोड़ का अतिरिक्त खर्च संसद से मांगा, इसकी मंजूरी मांगी है। पूरी खबर लेने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताया लक्ष्मण जी, संसद में आज क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जैसे शुरू हुआ उससे पहले ही माहौल बन गया था कि ये भी दूसरा चरण भी काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार रहने वाला है। हुआ भी वही। जैसे ही लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य जो है वो हंगामा करना शुरू कर दिए। लोकसभा में खास तौर से मुद्दा उठा, दक्षिण के राज्यों में खास तौर से डीएमके ने मुद्दा उठाया, तमिलनाडु में हिंदी थोपने को लेकर के, पीएम श्री योजना के तहत फंड का आवंटन नहीं करने को लेकर के, उसमें कटौती करने को लेकर के। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर से कहा कि दरअसल तमिलनाडु की सरकार तमिलनाडु के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जैसे ये बयान यहाँ पे दिया, पूरा सदन में काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया। वेल तक पहुँच गए विपक्षी सांसद और फिर सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यही हाल कमोबेश नज़ारा आपको देखने को मिला राज्यसभा में। और यहाँ पे हंगामे के दौरान जो एक और मुद्दा उठा वो था वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने का मुद्दा टीएमसी के नेताओं ने यहाँ पे उठाया। लेकिन दोपहर बाद संसद की कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि लोकसभा स्पीकर और उधर राज्यसभा के उपाध्यक्ष ने साफ तौर से हिदायत दी कि हंगामा ना करें वरना कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लिहाजा बातचीत के बाद ये हुआ कि सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू कारोबारी साल के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया, करीब 56,000 करोड़ रुपए का। यानी अलग अलग मदों में पहले से जो तय की गई थी रकम, उससे ज्यादा रकम खर्च करने की जरूरत है। तो कितनी रकम खर्च करने की जरूरत है, इसके लिए संसद से मंजूरी यहां पर लेने के लिए प्रस्ताव रखा है। लेकिन इस पूरे बचे हुए जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है जिसमें 4 अप्रैल तक चलना है, तो जो अब तक संकेत मिल रहे हैं कि यहां पे हंगामेदार रहेगा। लेकिन समय समय पर सरकार की पूरी कोशिश होगी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट को पास करा लिया जाए, फाइनेंस बिल को पास करा लिया जाए, जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पास करा लिया जाए और फिर सदन के दूसरे चरण का संपन्न इसी तरीके से होगा 4 अप्रैल तक।
शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर संसद में हिंदी के मसले पर गर्मा गर्मी हुई। डीएमके सांसद कनिमोई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान में बहस हुई। हालांकि बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने कनिमोई से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि डीएमके ने पहले एनईपी को अपनी सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि अब डीएमके यू टर्न ले रही है। Rightly, Kanimoji took lead and invite the Education Minister of Tamil Nadu with a good spirit. Let something should come out. And I was also open on that discussion. At one point of time, they have agreed, and we have agreed certain things. Don't shout, don't shout, please. You have courage. You should have courage to listen the truth. They went back. My information, they mentioned all these things to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. He also given consent to go ahead. Later on, some internal issue came up. They only told me, informally they only told me, and that went back. This is unfortunate. और अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में काफ़ी सुस्ती देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 92 पॉइंट गिरा, सेंसेक्स 217 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। डिटेल्स बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के अगर सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो पावर ग्रिड में 3%, एचयूएल करीब 2%, इन्फोसिस 1% और नेस्ले इंडिया में हमें 1% की बढ़त देखने को मिली। यानी कि एफएमसीजी पैक ने आज थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट दिया है। लूजिंग स्ट्रीक में देखिए ओएनजीसी 4%, ट्रेंड 4%, इंडसइंड बैंक में 4% और बजाज ऑटो भी 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। अगर मिड कैप की बात करी जाए तो सोलर इंडस्ट्री में 4%, पीबी फिनटेक 2%, आईडीबीआई बैंक में भी 2% और पीआई इंडस्ट्री भी करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में बीएसई खबरों में बना हुआ था, उसके बाद इसमें 4.5% की यानी कि एक्शन इसमें भरपूर देखने को मिला है, लेकिन नेगेटिव साइड में कल्याण ज्वेलर 6% की गिरावट, सीजी पार 5.5% और डिक्सन टेक में भी करीब 6% की गिरावट आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट आज का नेगेटिव रहा है। इधर इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह ने मौजूदा बाजार की निवेश स्ट्रैटेजी पर बात की। इस दौरान ताहिर बादशाह बैंकिंग, फाइनेंस से लेकर आईटी सेक्टर पर बुलिश दिखे। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, पर्टिकुलरली बैंकिंग और नाउ इवन एनबीएफसीज, काफी हद तक हम उसमें निवेशित है। उसके अंदर वी हैव एन एक्सपोजर पोजीशन। शायद हमारा न्यूट्रल ही रहा होगा कुछ समय से फॉर द लास्ट सम टाइम विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स। 3 से 6 महीने पहले मतलब वी हैड गॉट कंस्ट्रक्टिव ऑन आईटी सेक्टर और शायद आज भी हमारे पास अच्छी खासी पोजीशनिंग है वहां पे। न्यूट्रल से थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी। आज पावर शेयरों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। शेयरों में तेजी के क्या हैं कारण और पावर सेक्टर में क्या क्या चल रही है, पूरी रिसर्च लेकर हमारे पास आए हैं यतीन मोता। बताएं यतीन। पीक समर सीजन के पहले अब जो पावर स्टॉक्स हैं इनमें करंट जो है वो ज़बरदस्त बना हुआ है। इनफैक्ट अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें, इस महीने में ही पावर इंडेक्स में लगभग 8% की तेज़ी है। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है। और अगर हम पावर स्टॉक्स की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वजह समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि समर की पीक डिमांड सरकारी एस्टिमेट्स के हिसाब से 270 गीगावाट्स होनी चाहिए और इसके लिए कंपनियां ही नहीं, गवर्नमेंट भी अपनी कमर कस रही है। जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनको किस हिसाब से एक्टिवेट किया जाए, यहाँ किस तरीके से ऑप्टिमम कैपेसिटी लगाई जाए, उस पर सरकार काम कर रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी सरकार ने कहा है कि जो वाटर लेवल्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए ताकि समर में इसका पूरे जोर से उपयोग होता हुआ नज़र पड़ सके। और अगर हम मर्चेंट पावर की बात करें, जो पिछले 2-3 महीने से ट्रेंड थोड़ा वीक था, वहाँ भी हम पिकअप देख रहे हैं। इनफैक्ट आईईएक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी फरवरी महीने के लिए काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वहाँ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें तो पावर डिमांड आपको समर की पीक सीजन में बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट अगर हम मर्चेंट पावर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, तो कहीं ना कहीं पिछले समर सीजन का बेनिफिट इनको अर्निंग्स में मिला था और शायद इस बार भी उस तरीके का रिपीट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें तो 8 से 9% की तेज़ी हमने इसी महीने में देखी है। अगर हम जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, अदानी पावर की बात करें तो ये सारे शेयर्स
9 से 10% ऊपर है पिछले एक महीने में। और अगर हम पावर ग्रिड और एनटीपीसी जैसे सरकारी कंपनीज की भी बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। जेएम फाइनेंस की बात करें तो इनका पावर सेक्टर पे एक पॉजिटिव व्यू है। इनको लगता है FY 26 में यानी अगले वित्त वर्ष में 6.5% से पावर डिमांड ग्रो होनी चाहिए और इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, लिस्टेड एंटिटीज़ को बेनिफिट होनी चाहिए। अगर हम JSW एनर्जी की बात करें तो इनका 650 का टारगेट है, एनटीपीसी में लगभग 360 रुपये के आसपास का टारगेट है और टाटा पावर और टोरेंट पावर ये दोनों स्टॉक्स पे भी उनकी खरीदारी की एडवाइस है। ICICI सिक्योरिटीज़ की जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी अदानी पावर की, उस पे शेयर ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। उनका करीब 600 रुपये का टारगेट है क्योंकि 12 के PE पे स्टॉक अवेलेबल है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ एंटी की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई जहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 350 से ज़्यादा के टारगेट्स के लिए और इनको लगता है कि आगे जाके 7 से 8% इनका प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो हिस्टोरिक लेवल से थोड़ा नीचे चला गया है, जिसके कारण यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक वो काउंटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। JP मॉर्गन ने कच्चे तेल में और गिरावट की उम्मीद जताई है और $50 का लक्ष्य दे दिया है। सिटी ग्रुप भी भाव $60 तक गिरने की उम्मीद जता रहा है। कहां तक गिर सकते भाव, कच्चे तेल के दाम और ब्रोकरिंग हाउस क्यों इस तरह की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। कच्चे के तेल के प्राइसेस में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि 2023, 2024 भी कच्चे तेल के लिए यहाँ पर नेगेटिव ईयर्स थे और 2025 की शुरुआत भी उसी तरीके से हुई है जहाँ पर भावों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। 3-4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। एक तो जो US की तरफ से टैरिफ्स हैं वो कितने हैं, नहीं लग रहे हैं, किस दर्ज पे लग रहे हैं, वो काफ़ी अनसर्टनिटी है मार्केट्स में। लेकिन अगर टैरिफ्स लगते भी हैं तो इसका मतलब होगा एनर्जी डिमांड में शायद कुछ कमी होना, क्योंकि ये सब कुछ इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाएगा, तो इसका एक इम्पैक्ट मार्केट्स में है। दूसरी बात यहाँ पर ओपेक और एलाइज को लेकर है, जिन्होंने कहा है कि वो कच्चे तेल की प्रोडक्शन अब अप्रैल के महीने से बढ़ा देने वाले हैं, तो वो सप्लाई भी मार्केट्स में आ जाएगी। तीसरी बात है US की जो इन्वेंट्रीज हैं और प्रोडक्शन है, वहाँ पर भी हमने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं, तो वो भी एक एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर होगी। इसके अलावा अगर हम डेटा देखें तो वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। चाइना का जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो 13 महीने में पहली बार गिरे हैं और चाइना का अगर आप सारा डेटा देखें, चाहे वो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, तो बाजार उसकी भी यहाँ पर एक कॉग्निसेंस लेता हुआ नजर आया है। और उसके बाद अगर आप ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस देखें, सबका मानना है कि कच्चे तेल के प्राइसेस यहाँ से भी गिरेंगे। IG ने कहा है कि वो मानते हैं कि क्रूड प्राइसेस $65-62 तक भी यहाँ पर गिर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आते हुए देखी है। उनका मानना है कि प्राइसेस $50 तक भी जा सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 70 की बात की है, सिटी ग्रुप यहाँ पर 60 की बात कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस अब ये मानने लगे हैं कि क्रूड प्राइसेस अभी भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे हैं, 60 तक तो जा ही सकते हैं और 60 के नीचे भी शायद फिसल सकते हैं। इधर वोडाफोन आइडिया ने सरकार को बैंक गारंटी नहीं दी है। कंपनी को 6090 करोड़ की बैंक गारंटी आज सरकार के पास जमा करानी थी। दूरसंचार विभाग ने साल 2015 के बाद दिए गए स्पेक्ट्रम के लिए वोडाफोन आइडिया से बैंक गारंटी मांगी थी, जो कंपनी ने जमा नहीं कराई है। कंपनी ने सरकार से राहत देने की मांग की थी। अब दूरसंचार विभाग कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेज सकता है। बाजार कहीं भी जाए, आपकी डिविडेंड इनकम कम नहीं होगी, ये कहना है दीपम सेक्रेटरी अरुणीश चावला का। CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुणीश चावला ने कहा कि गिरते बाजार में भी सरकारी कंपनियों में 10% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है। तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल। और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल। उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। पिछले साल से ज्यादा होगा, लगभग 10% ज्यादा होगा। और यह तब है
जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या और आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। सीएनबीसी आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दीपम सेक्रेटरी अरुणीश चावला ने यह भी कहा कि 3-4 महीने में आईडीबीआई बैंक विनिवेश से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है। लंबे समय से आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे। मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि आईडीबीआई बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ खबर अवश्य देखें। तो दीपम सेक्रेटरी अरुणीश चावला के साथ ये पूरा इंटरव्यू आज आप देख सकते हैं अब से थोड़ी देर में 7:27 पर। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को ट्रांजिट के दौरान बार बार स्क्रीनिंग और इमिग्रेशन का झंझट अब नहीं झेलना पड़ेगा। सरकार एक हब स्ट्रेटजी बना रही है, जिसके बाद कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट के नियम आसान हो जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, सरकार एक एविएशन हब स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है, जहां कुछ खास एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर, इन एयरपोर्ट्स को एविएशन हब एयरपोर्ट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा और यहां खास तौर पे जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। ऐसे पैसेंजर्स जो कि किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से आ रहे हैं और किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, या फिर ऐसे पैसेंजर्स जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन से जा रहे हैं किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर और वो दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे एयरपोर्ट्स को एक ट्रांजिट एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई इंटरनेशनल पैसेंजर जो किसी डोमेस्टिक डेस्टिनेशन पे जा रहा है इन एयरपोर्ट्स के जरिए, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक इस तरह के पैसेंजर्स जो हैं इन हब एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करें। और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ होती है इस वक्त, उदाहरण के लिए अगर अभी कोई पैसेंजर सैन फ्रांसिस्को से आ रहा है और उसे लखनऊ जाना है और वो दिल्ली को हब के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उसे दोबारा से बैगेज की रीस्क्रीनिंग करानी होती है, जो इमिग्रेशन और कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ है वो दोबारा करवानी होती है। जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें इन हब एयरपोर्ट्स पे इस तरह की फॉर्मेलिटीज से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। इस पर काम हो रहा है और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं इस पर काम कर रही हैं। साथ ही जो लेओवर का टाइम है वो कम हो और सीमलेस हो, इसके लिए एक स्लॉट बैंक का कॉन्सेप्ट है, जहां जो अलग अलग फ्लाइट्स हैं ट्रांजिट के बीच में उनका ड्यूरेशन इस तरीके से रखा जाएगा कि जो यात्री हैं उनको सुविधा हो सके। बहरहाल इस पॉलिसी पे काम हो रहा है और अगले 6 महीने में सरकार इसको लेकर जो गाइडलाइन है वो ला सकती है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। का स्वागत है। रमजान के महीने में कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो आयोजित किया गया। इसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग ली है। विवाद के बाद इस फैशन शो के आयोजकों ने माफ़ी मांगी है, साथ ही फैशन शो के वीडियो सोशल साइट से हटा लिए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खुले आसमान के नीचे बर्फ पर जैसे ही मॉडल्स ने कैटवॉक किया, बवाल मच गया। खास तौर पर रमजान के पाक महीने में इस आयोजन को लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विवाद इतना बढ़ा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। आयोजन पर प्रतिबंध लगाने और आयोजन की जानकारी नहीं होने के सीएम के दावे पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। विधानसभा में बवाल तब मचा जब रमजान में किए गए इस तरह के आयोजन पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार से कोई भी इजाजत नहीं मांगी गई।
जरूरत पड़ी तो हम पुलिस को इस मामले को सौंपेंगे। अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो सीएम ने वहाँ पे हाउस को गुमराह करने की कोशिश की और इस पूरे इशू को मुझे लगता है अपने सर से उतारने की कोशिश की, तो इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उधर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी आयोजन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, महीना रमजान था और अगर हुआ है तो गलत हुआ है। और अब उमर साहब ने उस पर अपना बयान भी दे दिया है और उमर साहब ने उसकी इंक्वायरी भी इनिशिएट जब कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए। पहले हुर्रियत नेता और फिर मुख्यमंत्री ने फैशन शो पर सवाल किए तो आयोजकों ने फैशन शो की वीडियो सोशल साइट से हटाने में देर नहीं लगाई। उधर बीजेपी आयोजन के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि ये देश शरीयत से नहीं चलता। प्रदेश प्रशासन का वो है और बाहर भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कोई शरीयत के आधार पर चलने वाला देश तो है नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की आज के समय में बातें उठाना वो उचित नहीं है। विवाद के बाद भले ही आयोजकों ने सभी वीडियो हटा दिए हों, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर विवाद बढ़ने के पूरे आसार हैं। इधर यूपी के संभल में रंग एकादशी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। कई कड़े पहरे के बीच रंग और गुलाल के साथ लोग आनंद में डूबे नजर आए। संभल में रंग एकादशी के दिन भी खास उत्साह देखने को मिला। जामा मस्जिद से सटे गली मोहल्ले में लोग रंगों से सराबोर नजर आए। हर ओर गुलाल उड़ रहा था। पानी की बौछारें और रंगों से भरे टैंकों से लोग एक दूसरे को भिगोते नजर आए। संभल में रंग एकादशी पर प्रशासन पूरा अलर्ट था। असामाजिक तत्वों को साफ संदेश दिया गया था कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। तो संभल में आखिर होली को लेकर इस बार इतनी गर्मा गर्मी क्यों है? त्योहारों पर टेंशन क्यों? आवाज अड्डा में आज इसी पर बड़ी चर्चा। संभल बुरा न मानो होली है 7:57 पर। इधर छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी पर हंगामा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। दरअसल छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आज छत्तीसगढ़ में 14 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया। इसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। भिलाई में जिस जगह चैतन्य बघेल को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया वो भूपेश बघेल का भी आवास है। इसी घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई अफसरों की गिरफ्तारी भी पहले ही हो चुकी है। छापेमारी पर भूपेश बघेल ने दफ्तर से बयान जारी किया है और कहा है कि इस छापेमारी को षड्यंत्र बताया है। ईडी की छापेमारी को लेकर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। कांग्रेस विधायकों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। इसके बाद विपक्ष के 15 विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है, जबकि बीजेपी सलाह दे रही है कि छापों से घबराने की जरूरत नहीं है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है, कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के
प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। फॉर्मर सीएम के और 13 मार्च को होलिका दहन है। देश भर में होली का माहौल बन रहा है और इधर देश में वैदिक होलिका दहन का चलन बढ़ रहा है। पर्यावरण की रक्षा करने वाली वैदिक होली क्यों है जरूरी, बता रहे हैं केतन जोशी। गोबर के उपले, घी, श्रीफल, धूप, कपूर जैसी सामग्री वाली ये वैदिक होली किट प्रचलित होती जा रही है। देश में लाखों होलिका दहन में अभी भी लकड़ी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पेड़ों की कटाई होती है। इसको रोकने के लिए अहमदाबाद के स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम यानी SGVP ने 1 दशक पहले ही मुहिम छेड़ दी थी। आज अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास में और जहाँ जहाँ SGVP संस्था है वहाँ पर एक किट हम निर्माण कर रहे हैं और लोग बहुत सारा एडवांस बुकिंग करके वो ले जाते हैं और उसके हिसाब से प्रदूषण बहुत कम हो रहा है। हमारा वृक्ष की कटाई भी बहुत कम हो रही है। वैदिक होली के कई फायदे हैं। इस किट में 250 किलो गोबर स्टिक, घी, धान्य, श्रीफल, मटकी वगैरह होती है, जिसकी कीमत 5500 से 6500 रुपए के बीच पड़ती है। एक किट से होली का 2 से 2.5 घंटे तक दहन होती है। ये 3 साल पहले जब मेरा स्कोर था लगभग 50 होली थी मेरी, इस बार 275 हो चुकी है। अभी मेरे पास माल कम पड़ रहा है। अगर ये होली 400-500 तक भी मेरे पास स्टॉक होता तो आज ये होली लोगों को मैं दे पाता। मुझे खेद है कि मुझे इतना पता नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, नहीं तो मैं इतना प्रोडक्शन करके रखता। अक्टूबर महीने से ही गोबर के उपले बनाने में गांव से लेकर शहर तक हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वैदिक होली का अभियान देखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। उम्मीद है कि हर साल इसी तरह से लोग पर्यावरण की रक्षा हेतु इस वैदिक होली का प्रयोग करते आएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।